वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हमें उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिसपे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स में मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है, नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद दिस थिंग, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। दरअसल 75 साल हो गए पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? एंड डू यू थिंक, आप ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना होना, और अगर एक लीडर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो किसी दूसरे अमेरिका पे इल्जाम लगा दे, ABC पे इल्जाम लगा दे। आप क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूं अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई पाकिस्तान। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आपने आज जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है, आप कहते हैं जी आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली। आपने फातिमा जिना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया? उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे, फातिमा जिना को। जो इलेक्शन उस वक्त को देखें कि गुजरावाला के अंदर दस्तगीर साहब के वालिद साहब क्या करते रहे हैं, जो लालटेन एक कुत्ते के गले में लेकर फिरते रहे। तो आज आप लोग कहते हैं कि गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन माजी में क्या होता रहा, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है? हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है, तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है? तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है, और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के। मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा DNA तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान
देखिए, दो चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, हमने जमहूरियत को एक गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा बीए उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफ लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी। किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाए। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका जो, मैं देखिए किस खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब, आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है। कभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में, मेरा सबसे बड़ा सबक यह है कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह कि अफसोस के साथ आज मुझे कोई फर्दे वाहिद, कोई लीडर नजर ऐसा नहीं आता जिसके पास कोई फार्मूला हो, जिसने कहा हो कि आओ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करें। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी साइड में मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो एक, जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। आजादी के बाद भारत की 74 साल की विकास यात्रा संघर्ष और रफ्तार की पूरी कहानी बयां करती है। 7.5 दशकों में भारत ने कुछ चुनौतियों का अद्भुत तरीके से सामना करके विश्व में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा वापस कायम की है, तो हमारे सामने कोरोना जैसी कुछ चुनौतियां नए सिरे से खड़ी भी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत की बात दुनिया गौर से सुनने को मजबूर हुई है। तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है और इन 8 दशक की आज़ादी में हमारे देश ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हजारों लोगों की दहशत और लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश ने 1947 में आज़ादी हासिल की। हालांकि यह आज़ादी आसान नहीं रही, हमें बंटवारे का दंश का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता रहा और देश एक तरह से शून्य से आगे बढ़ते हुए आज दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया। आज भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत इस कदर बढ़ा ली है कि अमेरिका भी भारत का साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ने की सोचता है।
भारत की उभरती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो पूरी दुनिया अमन चैन की बात करने लगी। सबकी नजरें भारत पर टिक गई थी। युद्ध शुरू होने के बाद महीने भर के अंदर कई देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली का दौरा करने लगे। इसमें अमेरिका के शीर्ष कई नेता भी शामिल थे।